नमस्कार दोस्तों, बीएम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी सेकंड ग्रेड की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इस बुक से राजस्थान की सभ्यताएं, यानी राजस्थान की सभ्यताएं जो टॉपिक है ये सेकंड ग्रेड में दिया हुआ है। और अगर हम बात करें मूल किताबें यानी मूल पुस्तक, तो दोस्तों यही मूल पुस्तकें हैं जिनसे आरपीएससी के द्वारा या अन्य जो भी बोर्ड है उनके द्वारा राजस्थान की भर्तियों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो सेकंड ग्रेड में टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। इस चैप्टर में है, पहला ही चैप्टर राजस्थान का इतिहास। इसमें से जो राजस्थान की सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राजस्थान में धातु काल, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, यानी ये ताम्रकालीन संस्कृतियाँ हैं। गणेश्वर, सीकर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलोंड, राजसमंद, आहड़ व झाड़ोल उदयपुर में, पिंड पाडलिया चित्तौड़ में, कुराड़ा नागौर में, साबनिया व पुगल बीकानेर में, और नंदलालपुरा किराड़ोत व चिथवाड़ी जयपुर में है। एलाना, जालोर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, कोल माहौली, सवाई माधोपुर, मलाह, भरतपुर। तो दोस्तों ये ताम्रकालीन है। तो ये आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि कौन सी जो सभ्यता है या स्थल है वो ताम्रकालीन है, ये लोह युगीन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो हमने देखा ये सभी जो स्थल है ये ताम्र युगीन स्थल है। अब आगे हम बात करते हैं लोह कालीन। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि ताम्रकाल और कांस्य काल के बाद लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इसमें अगर लोहे काल की बात करें तो राजस्थान में नोह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू, रेड, टोंक, यहाँ पर लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। नोह से प्राप्त, यानी नोह कहाँ पर है? भरतपुर में है। नोह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यानी दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो नोह कहाँ पर है? स्थल भरतपुर में है। और नोह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि नोह से लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे हम बात करें, जोधपुर जयपुर में है, सोनारी झुंझुनू में है। लोहे को गलाने की भट्टियाँ, यानी जोधपुरा से और सोनारी से लोहे को गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जोधपुरा और सोनारी से लोहे को गलाने की भट्टियाँ मिली है। आगे हम बात करें तो रेड, यानी कहाँ पर है? टोंक में है। तो यहाँ पर लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण इसको राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों रेड को राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोहे की सामग्रियाँ मिली है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सलेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति का उदय हुआ। तो सलेटी रंग की चित्रित मृद भांड की जो संस्कृति है वो विराटनगर जयपुर में, जोधपुरा जयपुर में, सोनारी झुंझुनू में और नोह आदि स्थानों से मिली है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि सलेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति के अवशेष विराटनगर से, जोधपुरा से, सोनारी से और नोह से मिले हैं। दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं प्रमुख जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों पिछला जो सिलेबस था सेकंड ग्रेड का उसमें 4 ही सभ्यताएं थी, लेकिन इस बार जो पूरी सभ्यताएं है राजस्थान की पूरा टॉपिक दिया हुआ है। तो हम इनको जो क्लास 10th की बुक में है इनको आज ध्यान से पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कालीबंगा सभ्यता की अगर बात करें तो ये प्राचीन दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा सभ्यता
विकसित हुई थी और वर्तमान में इस नदी को घग्गर नदी का क्षेत्र कहा जाता है। यानी प्राचीन में तो दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी और ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और आज से लगभग 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है वो आज से 6000 वर्ष की पहले की मानी जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है और हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा। यानी जो कालीबंगा नाम पड़ा यहाँ से जो खुदाई हुई थी उसमें काली चूड़ियाँ मिली, इस कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा। और पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी और इस सभ्यता का यानी कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और उसके पश्चात तो यानी सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई और उसके बाद 1961-62 में बीबी लाल और बी के थापर द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इस कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई और 1961 और 62 में बीबी लाल बी के थापर द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया। आगे अगर हम बात करें उत्खनन में सभ्यता में 5 स्तर सामने आए। यानी जब उत्खनन किया गया तो 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। यहाँ पर जो 2 स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है और तीसरा, चौथा और 5वां जो स्तर है यहाँ की जो सामग्री है हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। यानी जो तीसरा, चौथा और 5वां जो स्तर है वहाँ से जो सामग्री मिली है वो हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। तो इस आधार पर जो ये सभ्यता है ये 2 भागों में बंटी हुई है। कौन कौन से 2 भाग है? प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। तो यहाँ पर मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयोग में लिया जाता था। यानी जो कालीबंगा से मकान बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें मिट्टी की ईंटों को धूप में पका करके काम में लिया जाता था और मकान बनाए जाते थे। आगे हम बात करें तो यहाँ पर उत्खनन में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का क्या है? अभाव है। और जो ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं इनका रंग लाल है। यानी बर्तनों का रंग कैसा है? लाल है। जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की यानी जो कालीबंगा से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो उनका रंग तो लाल है लेकिन उन पर यानी बर्तनों के ऊपर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो कालीबंगा से जो मिट्टी के बर्तन मिले उन बर्तनों का रंग तो लाल है लेकिन उन बर्तनों पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। और आगे यहाँ पर ध्यान रखना है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं और लोग एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। यानी कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और लोग यहाँ के जो किसान थे वो एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। आगे हम बात करें कालीबंगा से कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों के समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। यानी दोस्तों कालीबंगा से कब्रिस्तान यानी कब्रिस्तान मिला है और वहाँ से जो निवासी है वहाँ के जो कालीबंगा के वहाँ समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है यानी कब्रिस्तान से। और साथ में ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। यानी कालीबंगा से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, ये भी ध्यान रखना है। और जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यानी जो बच्चे की खोपड़ी मिली है उसमें 6 छेद है और जो ये बच्चे की खोपड़ी है इससे ये माना जाता है कि यहाँ पर मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण है ये। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से प्राप्त खिलौना बैलगाड़ी कहाँ से मिली? कालीबंगा से। हवन कुंड कहाँ से मिला? कालीबंगा से। लकड़ी की नाली वह बेलनाकार मुहर कहाँ से मिली? कालीबंगा सभ्यता से। आगे अगर हम बात करें आहड़ सभ्यता। दोस्तों आहड़ सभ्यता ये उदयपुर में है। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी या इसे आहड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है।
यानी आहड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। यानी उदयपुर के पास में ही है आहड़ सभ्यता और वहाँ पर 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष आहड़ में हमें दिखाई देते हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है। यानी आहड़ की जो सभ्यता है वो एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है, जिसे आहड़ को धूलकोट, धूल यानी मिट्टी का टीला कहा गया है। और इस आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम 1953 में यहाँ के अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं HD सांकलिया के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के द्वारा आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाया गया। तो ये 3 व्यक्ति है, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया, इनको ध्यान में रखना है, ये आहड़ सभ्यता से संबंधित है। और दोस्तों जो आज का बदलता हुआ पैटर्न है वो राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स है 9th की 10th की, इन्हीं बुकों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और हम आज से ये राजस्थान अध्ययन की बुक शुरू की है। तो आप मेरे इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और आगे हम बात करते हैं तो आहड़ में मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आहड़ में जो मकान बनाए जाते थे उनमें धूप में सुखाई गई ईंटों का और पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। आगे अगर हम बात करें आहड़ के जो लोग थे वो मृतकों को गहनों वह आभूषणों के साथ दफनाते थे। यानी आहड़ के जो लोग थे वो मृतकों को गहनों के साथ और आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। और यहाँ से मिट्टी के सर्वाधिक बर्तन मिले हैं। यानी आहड़ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कि सर्वाधिक संख्या में है और लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। यानी जो आहड़ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सर्वाधिक संख्या में मिट्टी के बर्तन मिले हैं और यही बर्तन है वो लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। किसको? आहड़ को। यहाँ पर क्योंकि वह लाल काले मिट्टी के बर्तन हैं इसीलिए आहड़ जो संस्कृति है उसे प्रमुख केंद्र सिद्ध किया जाता है, यानी मिट्टी के बर्तनों के बारे में। आगे हम बात करते तो आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है। तो दोस्तों आहड़ का दूसरा नाम क्या है? ताम्रवती नगरी है। और यहाँ पर तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण यहाँ उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर तांबे के औजार और उपकरण भी मिले हैं और ठप्पों से यहाँ पर रंगाई छपाई व्यवसाय का भी अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों आहड़ से ठप्पों से रंगाई छपाई की जाती थी और यहाँ पर तांबे के उपकरण और औजार भी मिले हैं और मिट्टी के सर्वाधिक संख्या में यहाँ पर बर्तन मिले हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग किया जाता था और जो मृतक होते थे उनको गहनों व आभूषणों के साथ दफनाया जाता था आहड़ सभ्यता में। आगे हम बात करते हैं गिलुंड सभ्यता। दोस्तों गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में है और गिलुंड कस्बे में यानी राजसमंद में गिलुंड जो कस्बा है वो बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी ये सभ्यता प्रकाश में आई। तो दोस्तों जो गिलुंड सभ्यता है वो आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई एक सभ्यता है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। तो दोस्तों गिलुंड का जो उत्खनन किया गया वो बीबी लाल के निर्देशन में सन 1957 और 58 में किया गया था। और उसके बाद अगर बात करें 1998 से 2003 के मध्य डॉक्टर VS सिंधे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों गिलुंड में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और इसका जो उत्खनन कार्य किया गया
तो सबसे पहले 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में, और उसके बाद 1998 से 2003 में वी एस शिंदे एवं ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। और गिलोंड में 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि गिलोंड में 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनमें सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड मिले हैं। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखना है कि गिलोंड में 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनमें आप देख सकते हो सादे है, काले है, पॉलिशदार है, भूरे, लाल और काले चित्रित मृद भांड मिले हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने मिले हैं। तो दोस्तों गिलोंड से उत्खनन में मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष गिलोंड से मिले हैं। आहड़ में पकी ईंटों का उपयोग नहीं होता था। तो दोस्तों आहड़ में क्या है कि पकी ईंटों का उपयोग नहीं होता था, जबकि गिलोंड में पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। यह बात आपको ध्यान में रखना कि आहड़ में पकी हुई ईंटों का उपयोग नहीं किया जाता था, लेकिन गिलोंड में पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। आगे दोस्तों हम बात करते हैं बागोर सभ्यता। बागोर भीलवाड़ा जिले में स्थित है और कोठारी नदी तट पर है। यानी बागोर भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर है। डॉक्टर वी एन मिश्र के निर्देशन में सन 1967 से 70 तक इसका उत्खनन कार्य किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे है और वी एन मिश्र के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों बागोर से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं और इस सभ्यता के निवासियों के आकेटक होने को प्रमाणित करते हैं। यानी दोस्तों जो यहाँ पर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं और जो लघु पाषाण उपकरण हैं वो यहाँ की जो बागोर सभ्यता है, बागोर सभ्यता के जो निवासी थे उन्हें आकेटक होने का प्रमाण बताते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी दोस्तों बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं और जिनमें भी अगर हम बात करें तो छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि तांबे की छेद वाली सुई कहाँ से मिली है, तो बागोर से मिली है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी बागोर से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल है और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि तांबे के उपकरण यहाँ से मिले हैं और जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है और यहाँ पर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। लघु पाषाण के उपकरण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यानी मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र माना जाता है बागोर को। आगे अगर हम बात करें दोस्तों गणेश्वर सभ्यता, तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर यानी कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। यानी गणेश्वर जो सभ्यता है वो सीकर में स्थित है, नीम का थाना सीकर में, और कांतली नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ पर ये सभ्यता स्थित है और इसे ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। और RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ था और 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। आगे अगर दोस्तों हम बात करें तो तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से तांबे के आयुध एवं उपकरण मिले हैं जो इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यानी गणेश्वर सभ्यता से तांबे के जो आयुध मिले हैं और उपकरण मिले हैं, यही ताम्र उपकरण और आयुध ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं गणेश्वर सभ्यता को। और यहाँ से तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है। यानी जो गणेश्वर सभ्यता में जो तांबे के उपकरण व पात्र मिले उनमें 99% तांबा है। और आगे हम बात करें तो यहाँ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं और जो यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृपशवर्णी मर्द पात्र कहते हैं। तो यानी ये बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ गणेश्वर से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृपशवर्णी मर्द पात्र कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये बर्तन काले व
नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यानी ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर को कहा जाता है। और यहाँ से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। यानी यहाँ से तांबे का जो निर्यात किया जाता था वह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को निर्यात किया जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये आगे हम देखते हैं जो अन्य राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। भीनमाल जो सभ्यता है वो जालौर में स्थित है, जिसका उत्खनन RC अग्रवाल ने करवाया था। यानी भीनमाल सभ्यता जो स्थल है वो जालौर में है और इसका उत्खनन कार्य RC अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ एक रोमन एम्फोरा सूरा पात्र यानी रोमन एम्फोरा यानी सूरा पात्र व एक यूनानी सुराई मिली है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सूरा पात्र और एक यूनानी सुराई कहाँ से मिली है? तो भीनमाल से मिली है, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। यानी जो ये एक सूरा पात्र और एक यूनानी सुराई मिली है वो विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है कि जो भीनमाल है वो विदेशों से व्यापार था। ये पुष्टि करता है। कौन सा? यूनानी जो सुराई है और जो रोमन एम्फोरा है यानी सूरा पात्र है, इनके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि भीनमाल का जो संबंध था वो विदेशों से व्यापारिक संबंध थे और भीनमाल का जो प्राचीन नाम था वो श्री माल था। आगे बात करें तो इस प्रकार ईसवाल कहाँ पर है दोस्तों? ये उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर लोह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। तो ईसवाल से लोह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं और ईसवाल उदयपुर में स्थित है। आगे अगर हम बात करें तो बैराठ जयपुर में है और बैराठ की जो बीजक पहाड़ी है, भीम जी की डूंगरी है, महादेव जी की डूंगरी है, से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी बैराठ से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी जो ये बैराठ में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह आपको ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष बैराठ से मिले हैं। और दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। यानी बैराठ सभ्यता से हैं दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। आगे अगर हम बात करें तो बैराठ से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी बैराठ से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं और बैराठ के समीप अशोक का भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ है। यानी बैराठ के समीप यानी बैराठ से अशोक का भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। यानी जो अशोक का भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ है बैराठ के समीप, ये अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। आगे अगर हम बात करें बालाथल, ये उदयपुर में है और बालाथल में VN मिश्र के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया गया और ये एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। यानी बालाथल ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है और इनका जो उत्खनन कार्य करवाया गया प्रोफेसर VN मिश्र के निर्देशन में करवाया गया। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण है। यानी जो बालाथल सभ्यता है उसका प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण मिलता है। आगे अगर हम बात करें इस महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल, हनुमानगढ़, ओजियाना, भीलवाड़ा, नगरी, चित्तौड़, बरौर, गंगानगर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू, नोहर, भरतपुर, नगर, टोंक आदि सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की ये हमारे राजस्थान की सभ्यताएं हैं। और वैदिक सभ्यताओं की अगर बात करें तो राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चक्क 64 से मिले हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार जो ये राजस्थान अध्ययन की बुक है, राजस्थान अध्ययन क्लास 10 की बुक है, इनसे हमने इस पहले चैप्टर में दे रखा है राजस्थान की सभ्यताएं। और दोस्तों ये आप देख सकते हो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, ये राजस्थान की जो क्लास 10th है उसकी बुक है। और हमने आज राजस्थान की जो सभ्यताएं देखी हैं उनमें से जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा या कोई अन्य जो एग्ज़ाम होंगे राजस्थान के, इसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे शांत एवं लोक देवता। और दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें जो सेकंड ग्रेड में जो चैप्टर हैं उनको हम इस बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। और
क्लास 9th की बुक है, उसको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।